जय हिंद। आज हम बात करेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में कि ये नाइट्रोजन परिवार तत्व आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है। और ये क्लास 12 का चैप्टर आप देख सकते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के तत्व, फिर उससे पढ़ेंगे जो है ऑक्सीजन के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, फिर हेलोजन परिवार के तत्व, फिर हम आखिरी गैसों के बारे में जानेंगे। ठीक है। देखिए प्यार चाहूंगा कि अभी देखिए बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम जो है 12वीं क्लास के सिलेबस को हम टच करें और उसके पूरे जो है आपको मैं एक वीडियो जो है प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में। देखिए रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 5 से लगभग 7 नंबर आपके बन के आते हैं। तो पहले हम जानेंगे नाइट्रोजन परिवार के तत्व यानी वर्ग 15 के तत्व, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या तत्व या कौन कौन से तत्व इसके अंदर आते हैं। ठीक है। परिचय की बात करते हैं तो परिचय देखिए आवास सारणी में 15 यानी वर्ग 15 के, या आप बोल सकते हैं कि 5 ए के या वर्ग 15 में नाइट्रोजन में ये तत्व आते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, फास्फोरस है जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, और आर्सेनिक जिसका परमाणु क्रमांक आपका 33 होता है, एंटीमनी जिसका परमाणु क्रमांक 51 होता है, बिस्मथ जिसका परमाणु क्रमांक जो है 83 होता है। ठीक है। एक और तत्व आता है जो रेडियोधर्मी तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 115 होता है। ठीक है, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता है। वो रीजन इसलिए क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व है, और जब भी उस पर कोई भी जो है परीक्षण किया जाता है तो वो रेडिएशन देने लगता है, जिसकी वजह से कोई भी उस पर परीक्षण नहीं करता, क्योंकि काफी हार्मफुल होता है रेडिएशन, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य गुणधर्म के बारे में। तो सामान्य गुणधर्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए उपस्थिति की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में मिलता है, बाकी जो शेष तत्व होते हैं वो जो है संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं सारे समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत ही जहरीले तत्व होते हैं। अगर इन पर किसी भी तरह से किसी के भोजन में मिला देते हैं इन तत्वों को, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और कोई भी मेडिकल इंडस्ट्री इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकती है। ये सारे तत्व क्या होते हैं, एक जहर के नुमा काम करते हैं। इसमें नाइट्रोजन को आप छोड़ दीजिए, तो क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस अवस्था में पाया जाता है, बाकी जो है ठोस अवस्था में मिलते हैं आपको। ठीक है। और इसके बारे में हम जानते हैं, जैसे ऊपर मैंने बताया कि नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में मिलता है, बाकी जो मिलते हैं वो संयुक्त अवस्था में आपके पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके परमाणु क्रमांकों के बारे में कि मान लीजिए आपको परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे, उसके विषय में हम जान लेते हैं। ठीक है। देखिए परमाणु क्रमांक निकालना किसी भी तत्व का बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए इनका आप परमाणु क्रमांक निकालना चाहते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की और बिस्मथ की मैं बात करता हूँ। तो जिसमें अगर मान लीजिए आपको सिर्फ नाइट्रोजन का पता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, तो इसमें एक नंबर मैंने आपको ऐड करना है। इसमें आप ऐड कर दीजिए 8। जब इसमें आप 8 कर दीजिए, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जब इसमें आप 8 ऐड करेंगे यानी 7 + 8 आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 किसका हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। अब फास्फोरस में आप ऐड कीजिए 15 + 18 आपको ऐड करना है, तो आपका 33 हो जाएगा। तो 33 किसका हो जाएगा, आर्सेनिक का हो जाएगा। फिर 33 में आप कितना ऐड कर दीजिए, इसमें आप 18 और ऐड कर दीजिए। तो 33 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, जो कि आपका एंटीमनी का यानी एंटीमनी का है। फिर इसके बाद आप इसमें आप 51 में आप 32 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, 83 हो जाएगा। तो किसको हो जाएगा, बिस्मथ का। तो जो नंबर आपको ऐड करना है इसमें, अगर हम बात करें तो नंबर आपको ऐड करना है इसमें 8, 18, 18, 32, ये नंबर आपको इसमें ऐड करना है। देखिए जब मैंने आपको एस ब्लॉक में आपको बता रहा था आप सभी को, तो वहां पे मैं आपको एक और नंबर बता रहा था जिसमें 8 आपको 2 बार ऐड करना था, लेकिन यहाँ पे जो है वो रूल काम नहीं करेगा। सिर्फ इसमें एक 8 बार ऐड करना है, 2 आपको 18 ऐड करना है और 1 आपको 32 ऐड करना है। तो आप 8, 18, अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाता है। जब आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाएगा तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इसकी पोजिशनिंग भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इसमें सामान्य गुणधर्म के दूसरे अगर टॉपिक, दूसरा जो आपका ये टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके देखिए इसमें जो बाह्य कोश होते हैं इसको NH2 और NP3 होता है, क्योंकि बाहरी कोश में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी जो है किस किस वर्ग में है वो आपको जानकारी मिल जाती है। साथ में यहाँ से आप जो है इसका पी ब्लॉक भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप नाइट्रोजन का करते हैं तो 1s2 2s2 2p3,
तो यानी आपका 2p3 आपका ये वाला जो है सेगमेंट आपको मिलता है, जिसमें दो जो नंबर है वो सेम रहता है, यानी ऊर्जा का स्तर जो होता है, कोष की ऊर्जा का स्तर वो सेम होता है। बस जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्लस पी ब्लॉक में आपके तीन इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं। इसी तरह से जब इसका करते हैं तो 3s2 3p3 आता है, इसमें आप कर सकते हैं। और आपका आर्सेनिक का जब करते हैं तो 4s2 4p3 आता है। एंटीमनी का करेंगे तो 5s2 5p3 आता है। बिस्मथ का करेंगे तो 6s2 6p3 आता है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिस समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है तो आप इसकी पोजीशनिंग भी क्या कर सकते हैं कि आवर्त में इसकी क्या पोजीशनिंग है। ठीक है, यानी आवर्त सारणी में इसकी क्या पोजीशनिंग है, ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं घनत्व के बारे में, जिसकी इंग्लिश होती है डेंसिटी। तो डेंसिटी के बारे में आप बात कर लेते हैं। वर्ग में देखिए नीचे की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। अगर आप इन तत्वों को वर्ग से नीचे की ओर आते हैं, जैसे अगर हम बात करें नीचे का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ आते हैं, इस वे में अगर हम आते हैं, यानी पहले आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर इस पोजीशन में आते हैं तो इसका जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। जैसे मैंने इसके कुछ मान रख रखे हैं, जैसे नाइट्रोजन का होता है 0.809 होता है, फास्फोरस का 1.823 होता है, आर्सेनिक का होता है 5.778 होता है, एंटीमनी का आप देख सकते हैं 6.684 होता है, बिस्मथ का 9.808 होता है। ठीक है, तो ये इसके घनत्व के हो गए। घनत्व को आपको पता है कि जो इसकी यूनिट होती है, जो इसका मात्रक होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो चौथा पॉइंट है हमारा, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात करते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो ये बढ़ता है। आपको मैंने पहले बताया था कि जिस तरह से परमाणु क्रमांक बढ़ता है उस तरह से एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ती है, यानी परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी। उसी तरह से आपकी आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी, और इस पे काफी डिपेंड होता है किसी तत्व का। तो जिस तरह से आप ऊपर से नीचे को आते हैं, अगर मान लीजिए आप ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने तत्व लिख रखा है, और यहाँ पे परमाणु त्रिज्या जिसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में काउंट किए हैं। अब इसको किसी भी तरह से काउंट कर सकते हैं, पिकोमीटर में काउंट कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन्ग में भी काउंट कर सकते हैं। और एंगस्ट्रॉन्ग की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन का कितना होता है 0.74, फास्फोरस का 1.10, आर्सेनिक का 1.21, एंटीमनी का आपका होता है 1.41, और बिस्मथ का होता है 1.52। ठीक है, तो ये इसके जो है एटॉमिक रेडियाई होती है, यानी परमाणु त्रिज्या होती है। ठीक है, अब आयनन ऊर्जा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आयनन ऊर्जा जो होता है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ये घटता है। आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेटली इसकी घटेगी अगर उसके एटॉमिक जो है बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, उसका ऑर्बिटल बढ़ेगा, तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाएगी सेंटर से, यानी सेंट्रल एनर्जी से उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर जो होता है उसके बीच की दूरी क्या होती है, ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कम पड़ जाती है। यहाँ देखो मैंने तत्व लिख रखा है, यहाँ पे आयन आयनन ऊर्जा लिख रखा है। तो नाइट्रोजन की जो होती है 336.0 होता है, फास्फोरस का 253.9 होता है, आर्सेनिक का होता है 231.0 होता है, एंटीमनी का होता है 199.1 होता है, और बिस्मथ का होता है 184.9 होता है। ये इसकी आयनन ऊर्जा होती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था, यानी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सामान्य अवस्था में इनकी जो ऊपर वैलेंसी होती है वो -3 ही होती है। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन अगर इनका देखा जाए तो सामान्य अगर करेंगे, सामान्य का मतलब अगर देखेंगे तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। साथ में यहाँ पे देख लीजिए आपका आर्सेनिक का भी इसी तरह से बनेगा 33 का, तो वही स्टेज आपका बनेगा। ये कितना हो जाएगा 4 में जाएगा। ठीक है, तो 4s में होगा आपका, और इसका भी इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3p है, ये आपका 4p हो जाएगा। तो 4p की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉनों का जो है वितरण होता रहता है। ये इसमें हुंड का रूल काम करता है, क्योंकि हुंड में ने बताया था कि कोई भी ऑर्बिटल जब वो खाली रहता है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फिर उसके बाद उसमें दोबारा रिपीटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्सेनिक में भी समान अवस्था में हर किसी के पास -3 वैलेंसी आपका दिखाएगा। अब एक चीज और होती है, जब एक एक्साइटेड होते हैं तो इसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है मूव करके डी ऑर्बिटल में चला जाता है, ये नाइट्रोजन में नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप, ये सामान्य अवस्था की बात हो रही है, लेकिन अगर आप एक्साइटेड अवस्था की बात करते हैं, यानी ईएस स्टेज की बात करते हैं, तो अगर आप फास्फोरस को ले लेते हैं
15 फास्फोरस को ले लेते हैं तो देखेंगे ये तो इसका जो है सामान्य अवस्था है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये आपका पी वाला है, तो इसमें भी आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है। और इधर आप देखेंगे तो ये वाला मैं डी वाले में बता देता हूँ, क्योंकि डी में जो इलेक्ट्रॉन होता है ये 5 होते हैं, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तीसरे में चला जाता है, यानी सॉरी यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है +5 की संयोजकता ये दर्शाते लगते हैं। तो नॉर्मली स्टेज में देखा जाए तो +3 की संयोजकता दर्शाते हैं, और अगर एक्साइटेड हो जाते हैं तो +5 की संयोजकता दर्शाते हैं। इसलिए जो फास्फोरस बनाता है अलग तरह के कंपाउंड बनाता है, यानी PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, इस तरह के सभी कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया आप मुझे बता दीजिए कि जो नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं +5 की संयुक्ता कैसे दर्शाते हैं, तो आप उनको ये बताना कि जब उनका जो है एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जब उनको एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है, तो जो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है d ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से वो +5 की संयुक्ता दर्शाने लगते हैं। ठीक है, तो ये कुछ संयुक्ताएं थी, और अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो नाइट्रोजन वगैरह थे वो अपनी संयोजकता किस प्रकार। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन देखिए -3 से लेके +5 तक की संयोजकता दर्शाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि ये कितने तरह के कंपाउंड बना सकता है, टोटली अगर देखा जाए तो 9 तरह के कंपाउंड ये बनाएगा। ठीक है, यानी -3, -2, -1, फिर उसके बाद आपका 0 आता है, फिर +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, और फिर +4 आता है, और फिर प्लस क्या आ जाता है 5 आता है। इस तरह के कंपाउंड ये बनाएगा, ये अगली वीडियो में हम सीखेंगे। तो अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन किस तरह से, आप नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हमने जाना, इसकी परमाणु त्रिज्या के बारे में जाना, आयन ऊर्जा घनत्व, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। ठीक है, अभी देखिए इस विषय में हमारी ये टॉपिक जो है आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग हमारी वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना, अभी के लिए जय हिंद।